फिर से हेलो बच्चों। लेकिन यही अपना टैग है। चलो तो ये देखो यहाँ, अब देखो हम लोग बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पेज पे आ गए, दैट इज मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म, आप केमिकल रिएक्शन का भी मैकेनिज्म देखते हो तो जो रिएक्शन लगती थी ऐसे हो रही है वो वैसी हो रही है, अलग लगती है। जैसे केमिस्ट्री में आप फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन देखते हैं, कभी कभी दोनों दिखता है, SN1 SN2 रिएक्शन। सेम यहाँ पे भी मैकेनिज्म थोड़ा अलग होता है। अब इसमें कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ जो मतलब थोड़ी डिफरेंट है। अब देखो क्या होता है कि हार्मोन को लिखवाने के लिए भी, बताने के लिए भी बहुत सारे राइटर्स थे। तो उनमें से दो राइटर ने, पता है क्या, बेसिकली दो ही हार्मोन दिख रहे हैं हमको, एक प्रोटीनिशियस और एक जो है वो लिपिड सॉल्युबल। ठीक है, तो दो हार्मोन रहते हैं बेटा, एक रहता है आपका लिपिड सॉल्युबल रहता है और जो लिपिड के अलावा रहता है वो वाटर सॉल्युबल। ठीक है, तो ध्यान अगर दोगे आप तो दो हार्मोन आपको दिखेंगे, एक दिखेगा फैट सॉल्युबल और एक क्या होगा लिपिड, एक क्या होगा आपका फैट सॉल्युबल को ही हम लिपिड सॉल्युबल भी कहते हैं, या फिर दूसरा होगा आपका वाटर सॉल्युबल। अब फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल तो चलो ठीक है ये सारी चीजें, लेकिन इसमें है क्या, कौन से हार्मोन्स रहेंगे। देखो हार्मोन आपने बहुत अलग अलग प्रकार के पढ़े, पता भी है आपको, ठीक है, लेकिन उसका कैटेगराइजेशन नहीं पता। इसमें देखो जो स्टेरॉइड वाले होंगे वो सारे के सारे किस में आएंगे, आपके लिपिड सॉल्युबल में, क्योंकि स्टेरॉइड अभी मैंने बताया था, स्टेरॉइड, स्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल, कोलेस्ट्रॉल इज नथिंग बट लिपिड और फैट। ठीक है, तो यहाँ पे फिर एक बात तो पता चल गई हमें कि फैट या लिपिड सॉल्युबल जो है वो आएंगे आपके स्टेरॉइडल हार्मोन, स्टेरॉइड्स। ठीक है, तो जो स्टेरॉइडल हार्मोन है वो फिर आपके रहेंगे जैसे कि एंड्रोजन हो गया, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, ये सभी के सभी किस में आएंगे, आपके स्टेरॉइडल में। ठीक है, जिसमें कॉन्ट्ररी आता है प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि प्रोजेस्टेरोन जो वो स्टेरॉइडल होते हुए भी वैसा बिहेवियर नहीं करता जैसा लिपिड सॉल्युबल, लेकिन वो आपकी सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं बता रहा। ठीक है, तो स्टेरॉइडल है, स्टेरॉइड्स में आएंगे प्रोजेस्टेरोन आ गया, ईस्ट्रोजन आ गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, ईस्ट्रोजन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन को ही हम क्या कहते हैं, एंड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ देखो ये सारे स्टेरॉइडल हार्मोन हो गए, इसके अलावा भी फैट सॉल्युबल वाले कौन से रहते हैं, एल्डोस्टेरॉन वाले, एड्रिनल ग्लैंड वाले। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के। ठीक है, फिर और कौन से, हाँ यहाँ पे आता है, चलो हमने एड्रिनल ग्लैंड और स्टेरॉइड तो समझ लिया, लेकिन एकमात्र जो लग तो रहा है कि ये तो भाई प्रोटीनिशियस है तो ये फैट सॉल्युबल तो होगा ही नहीं, अमाइन हार्मोन, अमीनो एसिड हार्मोन, कौन सा है वो, थायराइड। तो जो थायराइड के हार्मोन होते हैं या थायरोक्सिन होता है वो दरअसल आपका लगता तो है वाटर सॉल्युबल है, बट वो है क्या बच्चों, फैट सॉल्युबल। बट वो फैट सॉल्युबल क्यों बोल रहे हैं हम उसको, क्योंकि रीजन क्या, उसका साइज वगैरह या बहुत सारी चीजें होती है वो मैटर करती है कि उसको हम फैट सॉल्युबल बोल रहे हैं। देखो मेन फोकस आपका आना चाहिए यहाँ पे सॉल्युबिलिटी पे, फिर वो फैट के लिए हो या वाटर के लिए हो। ठीक है, अब फैट सॉल्युबल उसको हम बोलेंगे जो इस लिपिड नुमा मेम्ब्रेन को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। तो क्योंकि ये भले ही अमाइन हार्मोन है बट स्टिल इट कैन क्रॉस द लिपिड मेम्ब्रेन। क्या क्रॉस करता है ये, लिपिड मेम्ब्रेन। चलो फिर अब वाटर सॉल्युबल वाले देख लेते हैं, तो वाटर सॉल्युबल में कौन कौन से आएंगे, हाँ बताओ। वाटर सॉल्युबल में आएंगे प्रोटीनिशियस हार्मोन, ठीक है, फिर आएंगे आपके पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है, फिर क्या आएंगे आपके अमाइन हार्मोन या अमीनो एसिड हार्मोन। ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्रुप हो गया, जो भी प्रोटीनिशियस टाइप के होंगे वाटर सॉल्युबल होंगे, जो नॉन प्रोटीनिशियस होंगे या प्रोटीनिशियस भी रह सकते हैं, तो ये जैसे आपको स्टेरॉइडल, कोलेस्ट्रॉल या लिपिड टाइप दिखते हैं, ये सिर्फ एकमात्र जो है आना तो चाहिए तो वाटर सॉल्युबल में, बट ये कहाँ पे है, फैट सॉल्युबल में। तो ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं लिपिड मेम्ब्रेन की। तो लिपिड मेम्ब्रेन में ऐसा क्या खास है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दरअसल वो लिपिड बाइलेयर है। अब लिपिड का और हमारी सॉल्युबिलिटी का क्या लेना देना है, यहाँ देखते हैं। देखो लिपिड या फैट जो होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज होता है कि उस पर नहीं, ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना तो नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए क्या है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल।
अब क्योंकि उस पर पॉजिटिव पोल भी नहीं, नेगेटिव पोल भी नहीं, तो हम क्या बोलेंगे उसको? नॉन पोलर। क्या बोलेंगे? नॉन पोलर। तो अब लिपिड का नेचर क्या हो गया फिर? हाइड्रोफोबिक। क्या हो गया? हाइड्रोफोबिक। अब वाटर क्या है? वाटर इलेक्ट्रिकली चार्ज है। वाटर तो दरअसल अगर आप देखोगे तो बायपोलर आयन है। क्या है? बायपोलर आयन। उसमें पॉजिटिव पोल भी है और नेगेटिव पोल भी है, तो वो इसलिए क्या हो गया? पोलर हो गया। क्या हो गया? पोलर। और बाय नेचर क्या कहेंगे हम उसको? हाइड्रोफिलिक। क्या कहेंगे? हाइड्रोफिलिक। इसलिए जहां पर भी लिपिड की बात आती है तो वहां पे लिपिड के लिए ये सारी चीजें आ जाएगी कि वो नॉन पोलर होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा और क्या होगा? हाइड्रोफोबिक। अब यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन है, ये हमारी मेम्ब्रेन बच्चों क्या है? लिपिड मेम्ब्रेन है। क्या है ये? लिपिड मेम्ब्रेन है। अब ये जो लिपिड मेम्ब्रेन है, ये सॉल्युबिलिटी किसमें शो कर रही है? सिर्फ लिपिड मॉलिक्यूल के लिए, क्योंकि हमने क्या बोला है 6th स्टैंडर्ड में कि लाइक मिसिबल। क्या बोला है? लाइक मिसिबल। तो देखो, अब किसी को लगता होगा कि सर यार बहुत ही ज्यादा लंबा लेक्चर ले रहे हैं, बहुत मतलब बोर हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। बात ऐसा है कि आपके सच में 5वीं 6वीं 4थी के भी कॉन्सेप्ट आपके पूरे नहीं होते। आपको लाइक मिसिबल, अब कैसा है बच्चों, सभी एकदम टॉपर तो नहीं रहते, और जो टॉपर रहता है उसको भी हर कॉन्सेप्ट पता हो, ये तो मतलब कहीं लिखा नहीं है ना। मैंने क्या बोला है आपको कि जीनियस वो नहीं होता जिसको हर क्वेश्चन का आंसर पता है। जीनियस तो वो होता है कि जिसके पास मादा होता है, पेशेंस होता है, हर क्वेश्चन के आंसर को खोजने का पेशेंस हो, उसके पास धैर्य हो। तो देखो, कोई भी बच्चा टॉपर, कोई भी बच्चा मीडियम या कोई भी लोअर नहीं होता है। वो अपने सोच के हिसाब से, अपनी चीज़ों के हिसाब से, हैबिट के हिसाब से वैसे कम ज़्यादा मार्क्स ला रहा है। ग्रेड्स कभी भी डिवाइड करते हैं, लेकिन वो उसका सही टैलेंट नहीं बताता है। तो आपका सही टैलेंट अभी आपको नहीं पता, हो सकता है जब आप पे मैच्योरिटी आ जाए, आप सीरियस है, आपको सही टैलेंट पता हो। इसलिए याद रखो कि ये जो ऐसे छोटे छोटे मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसको मगअप कर लो। या तो आप खुद से पढ़ लो, या तो मैं आपको बता दूंगा, और तो कोई चीज़ हो नहीं सकती इसमें, ठीक है। तो इसलिए अगर मैं बता रहा हूँ, जैसे 6वीं क्लास का भी लाइक मिसिबल का अगर मैं कॉन्सेप्ट बताऊँ, तो आप इसको मगअप करो। हर बार आप ये छोटे कॉन्सेप्ट भूलते हो और आपके मार्क्स चले जाते हैं। अब लाइक मिसिबल मतलब अगर लिपिड होगा तो वो मिक्स होगा, अगर वाटर होगा तो वो मिक्स होगा, या पोलर होगा तो वो मिक्स होगा, नॉन पोलर होगा तो वो क्या होगा? मिक्स। यहाँ पे बताने का तात्पर्य यही है कि नॉन पोलर किस में मिक्स होगा? नॉन पोलर में। और पोलर किस में मिक्स होगा? पोलर में। या फिर जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल में ही मिक्स होगा, जो इलेक्ट्रिकली चार्ज होगा इलेक्ट्रिकली चार्ज में क्या होगा? मिक्स होगा। या जो हाइड्रोफोबिक होगा वो किस में मिक्स होगा? हाइड्रोफोबिक में। और जो हाइड्रोफिलिक होगा वो भी किस में मिक्स होगा? हाइड्रोफिलिक में। बात समझ में आ रही है क्या आपको? तो लाइक मिसिबल का ये मीनिंग होता है, बट आपको 6वीं क्लास में यहाँ तक तो नहीं पढ़ा है। उन्होंने सिर्फ इतना बोलते हैं लाइक मिसिबल मिक्स हो गया, देखो ये दूध जो है पानी में मिक्स हो रहा है, पानी दूध में मिक्स हो रहा है, या फिर नमक जो है सॉल्ट है वो वाटर में मिक्स हो रहा है। तो हम अगर वाटर को देखते तो देखने पे हमें नहीं पता चलता कि इसमें नमक है कि नहीं है, बट जब हम टेस्ट करते तो पता चलता है। ये सब फालतू की चीज़ें आपने पढ़ी थी, लेकिन उस फालतू की चीज़ों को असली रंग ये इससे मिलता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको यहाँ तक पहुँचना था, लिपिड और फैट तक, जो आप पहुँच गए, और वाटर तक। तो यहाँ पे बच्चों अगर मैं कहता हूँ कि ये लिपिड मेम्ब्रेन है, तो ये बच्चों वाटर वाले मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेगा कि लिपिड वाले मॉलिक्यूल को? ऑब्वियसली बात है ना, लाइक मिसिबल, सो इट विल मिक्स द लिपिड विद लिपिड, सो द लिपिड मॉलिक्यूल मस्ट गो फ्रॉम हियर टू हियर, आउटसाइड टू इनसाइड आने के लिए उसको क्या क्रॉस करना है? लिपिड। तो वो खुद भी कैसा चाहिए? लिपिड ही चाहिए। तो जो आप देख रहे हो स्टेरॉइड दिख रहा है, एड्रेनल कॉर्टेक्स, ये तो भाई लिपिड फॉर्म है, ये चले जाएंगे, दिक्कत इसमें आती है, बट इसमें भी नहीं आती दिक्कत, ये भी क्रॉस कर जाता है। तो ये एक एक्सेप्शन था, जस्ट लाइक इन केमिस्ट्री। बट वाटर सॉल्युबल, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है तो ये ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं क्या? नहीं। तो ये जो है, ये तीनों के तीनों क्योंकि लिपिड सॉल्युबल है, तो बच्चों ये तीनों के तीनों जो है आपके यहां से आराम से यहां से ट्रांसपोर्ट करते हुए अंदर आ जाएंगे। बट ये अंदर नहीं आ सकते, तो ये अंदर नहीं आ सकते, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे आपको क्या मिलता है? उनका रिसेप्टर। यहाँ पे क्या मिलेगा? उनका रिसेप्टर। तो ये हो गया, ये जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई देयर रिसेप्टर आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल और ओवर द सेल। ओवर द सेल कहाँ रहेगा वो? ओवर द सेल, सेल के ऊपर रहेगा। देखो ये अंदर घुस रहा है, ये अंदर नहीं घुस रहे, सिर्फ सेल के बाहर तक ही आ पा रहा है, ठीक है। तो इनके जो रिसेप्टर हो गए सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है या दो सेल के बीच वाले एरिया में, इसको कौन सा एरिया कहेंगे हम? इंटरसेल्यूलर रिसेप्टर। ये कौन से हो गए? इंटरसेल्यूलर रिसेप्टर।
और जो सेल के अंदर जा रहे हैं वो कौन से रिसेप्टर कहलाएंगे फिर? इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। क्या कहलाएंगे बेटा वो? इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। तो बात समझ में आ गई। अब आप ही लोग बताओ मुझे, इंटरसेल्युलर रिसेप्टर किसके पास होंगे? वाटर सॉल्युबल में रहेंगे कि फैट सॉल्युबल के लिए रहेंगे? वाटर सॉल्युबल के लिए। इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर जो अंदर जा रहे हैं वो वाटर सॉल्युबल के लिए रहेंगे कि लिपिड सॉल्युबल के लिए रहेंगे? इजी है, कुछ हार्ड तक है इसमें नहीं। अब ये कहाँ रहेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर तो चलो अंदर आ गए, एक तो ये साइटोप्लाज्म में रह सकते हैं रिसेप्टर। कहाँ रह सकते हैं? साइटोप्लाज्म में। तो ये भी क्या है बेटा आपका? इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर, ठीक है। या तो फिर ये रह सकते हैं डीएनए के ऊपर। कहाँ रह सकते हैं? डीएनए के ऊपर। तो अगर ये डीएनए के ऊपर होंगे, ये जैसे यहाँ पे, तो ये भी क्या हो गया बेटा? इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। या किसी किसी बुक में ऐसे लाइन में दिया ये न्यूक्लियस के ऊपर होते हैं, तो ये भी क्या हो गया बेटा? इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। देखो बात समझने की कोशिश करो, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर हो, किसके ऊपर हो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी को कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं वो हो गए आपके कौन से रिसेप्टर हो गए बेटा? इंटरसेल्युलर रिसेप्टर। कौन से हो गए? इंटरसेल्युलर रिसेप्टर। यहाँ लिख देता हूं मैं, दिस इज इंटरसेल्युलर रिसेप्टर। और इंटरसेल्युलर रिसेप्टर कौन से होते हैं? फैट सॉल्युबल होते हैं कि वाटर सॉल्युबल होते हैं बच्चों? वाटर सॉल्युबल। कौन से होते हैं? वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल के अंदर कौन कौन आएंगे? प्रोटीन, पेप्टाइड, अमाइन। कौन कौन आएंगे? प्रोटीन, पेप्टाइड, अमाइन या अमाइनो एसिड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन वही फैट सॉल्युबल में कौन कौन आएंगे? स्टेरॉइडल, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड थायराइड। ठीक है, स्टेरॉइडल, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड थायराइड। यहाँ तक क्लियर है। एड्रिनल कॉर्टेक्स बोला, एड्रिनल मेडुला भी नहीं बोला, क्योंकि एड्रिनल मेडुला में आते हैं एड्रेनालिन और एड्रेनालिन। वो कौन से हार्मोन थे आपके? अमाइन हार्मोन। कौन से थे? अमाइन हार्मोन। तो यहाँ पे नहीं करेंगे ना हम उसको। यहाँ तक क्लियर है। चलो, तो यहाँ तक तो समझ गया कि जो फैट सॉल्युबल है, स्टेरॉइडल, एड्रिनल कॉर्टेक्स और थायराइड, उनके रिसेप्टर आपके सेल के अंदर होते हैं, इसीलिए वो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर हो गए। और इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर तीन जगह है, एक तो है साइटोसोल में या साइटोप्लाज्म में, दूसरा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, और तीसरा है आपके डीएनए पे। यहाँ तक क्लियर है। और जो इंटरसेल्युलर रिसेप्टर है एकमात्र जगह पे, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़े, चलो अब मैकेनिज्म देख लेते हैं कि कैसा दिखता है, क्या दिखता है। थोड़ी खिचड़ी हो गई है, इसको और क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे फिर से ये क्या रहेगी हमारी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी। क्या रहेगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस। क्या होगा अंदर? न्यूक्लियस। तो ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे एक रिसेप्टर रह सकता है। फिर ये हो गया साइटोसोल, यहाँ पे एक रिसेप्टर रह सकता है। और फिर ये हो गया हमारा डीएनए। क्या हो गया? डीएनए। तो यहाँ पे एक रिसेप्टर रह सकता है। बट ये तीनों भी रिसेप्टर कौन से रहेंगे बेटा? सेल के अंदर वाले रहेंगे कि सेल के बाहर वाले? सेल के अंदर वाले। और सेल के अंदर वाले रिसेप्टर को क्या कहते हैं हम? इंटरसेल्युलर रिसेप्टर कहते हैं कि इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर कहते हैं? इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। और जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर होंगे वो इंटरसेल्युलर होंगे कि इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर होंगे? इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिसेप्टर तो मैं बना दिया हूँ आपके, ठीक है, हर एक जगह मैंने बता भी दिया। ठीक है, अब बात करते हैं जो बेसिक मॉलिक्यूल हमारा आता है बाहर से हार्मोन। तो वो हार्मोन रह सकता है दो प्रकार का। एक रहेगा आपका फैट सॉल्युबल रहेगा। क्या रहेगा? एक फैट सॉल्युबल। और एक क्या रहेगा आपका? लिपिड। एक रहेगा आपका वाटर सॉल्युबल। लेकिन फैट सॉल्युबल को ही क्या कहते हैं हम? लिपिड सॉल्युबल। और दूसरा रहेगा आपका वाटर सॉल्युबल। यहाँ तक क्लियर है क्या? अब देखो, ये तो बात होगी फैट सॉल्युबल और लिपिड सॉल्युबल की। फैट सॉल्युबल फिर आपको कौन कौन से दिखते हैं? तो जैसे ये रहेंगे आपके स्टेरॉइड्स रहेंगे। ठीक है, क्या रहेंगे? स्टेरॉइड्स। या रहेगा आपका पार्ट रहेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स का। किसका पार्ट रहेगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स। या फिर ये रहेंगे थायराइड वाले। कौन से रहेंगे? थायराइड। वाटर सॉल्युबल में आएगा आपका पूरे के पूरे प्रोटीनिशियस। तो ये तो रहेंगे प्रोटीन टाइप के रहेंगे, या तो रहेंगे पेप्टाइड टाइप के रहेंगे,
या तो क्या रहेंगे अमाइन टाइप के। यहाँ तक क्लियर है? चलो तो यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। अब इनके रिसेप्टर जो होते हैं वो आपको कहाँ दिखते हैं? वो आपको दिखते हैं अंदर की तरफ। कहाँ दिखेंगे? अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ होंगे तो ये तीनों के तीनों कहाँ आएंगे आपके? या तो साइटोसोल में आएंगे, या तो डीएनए पे आएंगे, या तो कहाँ आएंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे। ठीक है। अब ये बात दिक्कत इनकी आती है, ये जो प्रोटीन पेप्टाइड है ये आके कहाँ फिनिश हो रहे हैं? यहाँ पे देखो। अब इसमें भी टाइप पड़ता है कि क्विक हार्मोन कौन सा है और स्लो हार्मोन कौन सा है, फास्ट और मतलब स्लो हार्मोन कौन सा है। तो यहाँ देखोगे आप कि ये सबसे पहले रिसेप्टर को जाके बाइंड हो रहा है, तो ये ग्रुप कौन सा हो गया? क्विक हार्मोन वाला या फास्ट एक्टिंग हार्मोन वाला? फास्ट एक्टिंग हार्मोन हो गई ये पहले पूछते थे, अभी नहीं पूछते। अब क्योंकि इनके रिसेप्टर्स अंदर है तो टाइम लगता है, तो ये क्या हो गया? स्लो एक्टिंग हार्मोन। आगे बढ़े। अब ये तो हो गया फास्ट और स्लो की बात। देखो जो स्लो एक्टिंग होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, बहुत समय के लिए उनका असर होता है। जो फास्ट एक्टिंग होते हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ तो चलो ये डायरेक्ट डीएनए पे जा रहे हैं, ठीक है, या साइटोसोल में आ रहे हैं, न्यूक्लियर में, मतलब अंदर तक जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये यहीं पर रुके जा रहा है, इसके आगे सिग्नल ये न्यूक्लियस तक जा पा रहा है क्या? नहीं। तो इसको सहारा लेना पड़ता है, इसको सहारा लेना पड़ता है, सपोर्ट लेना पड़ता है। तो यहाँ तक ये हार्मोन है, और हार्मोन को क्या कहते हैं हम? प्राइमरी मैसेंजर कहते हैं। हम क्या कहते हैं? प्राइमरी मैसेंजर। लेकिन प्राइमरी मैसेंजर तो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक आके रुक गया। इसके बाद का सिग्नल जो लेके जाएगा वो कौन होगा? सेकेंडरी मैसेंजर। कौन होगा बच्चों? सेकेंडरी मैसेंजर। तो यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर फिर कौन कौन से रहेंगे? तो वो हो सकता है कैल्शियम डाइपॉजिटिव आयन हो सकता है एटीपी हो सकता है जीटीपी हो सकता है वो आइनोसिटोल या आईपी3 हो। ठीक है। तो आईपी3 हो सकता है, डैग भी आता है वैसे, डायस्ट्राइल ग्लिसरॉल, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। जब आप देखते हो कि मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए जो हार्डनेस होती है उसके लिए डैग, कैल्शियम, आईपी3 ये मिलके काम करते हैं। लेकिन उसी के सेकेंडरी मैसेंजर आपको है, तो आपके सिलेबस में वही याद रखो, सीए मतलब कैल्शियम डाइपॉजिटिव आयन, एटीपी, जीटीपी और आईपी3। ये सब क्या है बेटा? ये सब हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये सिग्नल कहाँ तक लेके जा रहे हैं? हमारे डीएनए तक। कहाँ लेके जा रहे हैं? हमारे डीएनए तक। अल्टीमेटली जो भी हार्मोन होता है उसका मेन मोटिव होता है वो कहाँ तक रीच करे? डीएनए तक। इसने क्योंकि सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक गया तो ये हमारा हो गया प्राइमरी मैसेंजर, हो गया हमारा हार्मोन। क्या हो गया? प्राइमरी मैसेंजर। अब इसके बाद का जो सिग्नल वो लेके जाएगा वो क्या होगा? सेकेंडरी मैसेंजर। और दीज आर आवर सेकेंडरी मैसेंजर। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो इतने में बोर्ड भर जाता है और क्लियर भी दिखना रहता है, इसलिए थोड़ा ज्यादा स्लाइड्स लगते हैं। अब देखो प्राइमरी मैसेंजर कहाँ तक आया बेटा? सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, और उसको किसकी हेल्प लग रही है? सेकेंडरी मैसेंजर की। ठीक है। प्राइमरी मैसेंजर को किसकी हेल्प लग रही है? सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर कौन कौन से हैं? कैल्शियम, एटीपी, जीटीपी, आईपी3। कौन कौन से हैं? कैल्शियम, एटीपी, जीटीपी, आईपी3, आईपी3। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? देख लो एक बार। ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे आपका मैकेनिज्म क्या हो गया बेटा? कंप्लीट हो गया। आपका मैकेनिज्म क्या हो गया? कंप्लीट। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है कि मतलब बहुत डेप्थ है, बताने में बहुत कुछ बता सकता हूँ कि कैस्केड रिएक्शंस होते हैं, ये होता है, वो होता है, लेकिन उसको बता के कोई मतलब है क्या? नहीं। हमें हमारा टाइम कंज्यूम क्या है, मतलब टाइम बचाना है। ठीक है। और एनसीईआरटी रहना है। चलो यहाँ तक हमने बेटा मैकेनिज्म देख लिया है। अब आगे देखते हैं हार्मोन्स के बारे में और स्टडी करते हैं। ठीक है। जहाँ तक हमारा सिलेबस हो गया हम उसके आगे का देख लेते हैं पोर्शन, और फिर एक और बार रिवीजन कर लेंगे। अब देखो टेस्टिस एंड ओवरीज की तरफ आते हैं हम, एंड्रोजन की तरफ आते हैं। ठीक है। अब टेस्टिस भी हमारा पैंक्रियास के जैसा क्या है बच्चों? हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। क्या है? हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड मतलब मिक्स, कंपोजिट, है ना?
वही शब्द दिया एनसीईआरटी में, हेटरोक्राइन मतलब एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन। अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आपको मैं दिखाता हूँ कैसा मतलब चीज है यहाँ, और सिंपल में, तो सिंपल में देखते हैं हम, जैसे टेस्टिस देखते हैं, तो टेस्टिस में आप देखेंगे कि आपको क्या दिखता है। एक तो टेस्टिस में आपको दो सेल दिखेंगे, कैसा ट्यूब रहेगा, ये ट्यूब का वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एंड दैट ट्यूब इज कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या कहेंगे हम इसको? सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ये सेल्स हैं, आपको दिख रहे हैं, ठीक है। सर्टोलाइ सेल्स, क्या है ये? सर्टोलाइ सेल्स। अब यहाँ पे गुच्छे भी दिखते हैं कुछ ऐसे ऐसे सेल्स, याद करो ना, थायराइड ग्लैंड में हमने थायराइड एपिथेलियल सेल्स देखा था, और क्या देखा था? पैराफोलिकुलर सेल्स। जस्ट लाइक वैसे ही है यहाँ पे, इनको कहेंगे हम लेडिक सेल। क्या कहेंगे हम? लेडिक सेल्स। अब जो लेडिक सेल है और इन पे कैसे क्या असर होता है देखो। अब लेडिक सेल, ठीक है, और ये सर्टोलाइ सेल, ठीक है, इनके ऊपर असर होता है, ठीक है, हमारे स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का। तो इनके ऊपर लेडिक सेल के ऊपर आता है LH, और हमारे सर्टोलाइ सेल के ऊपर क्या आता है? FSH। LH और FSH। वही मेल में इसी LH को क्या कहते हैं हम? ICSH, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है रिलीज करेगा क्या? टेस्टोस्टेरॉन। क्या रिलीज करेगा? टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। और ये क्या रिलीज करेगा? सर्टोलाइ सेल, ठीक है। ये सर्टोलाइ सेल किसको इन्फ्लुएंस करेगा? ये इन्फ्लुएंस करेगा आपके ये जब रिलीज होगा तो ये करेगा एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन, और बनाएगा आपका स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। क्या बनाएगा? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, ठीक है। अब ये जो टेस्टोस्टेरॉन है ये क्या करेगा? ये बनाएगा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या बनाएगा? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या चालू करवाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या करवाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस होगा तो क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। देखो, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म तो हो जाता है, बट वो स्पर्म मैच्योर होता है इसकी कोई गारंटी होती है क्या? नहीं। तो यहाँ से ये स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर इसके पास आता है, और जो स्पर्म हो गया है, फॉर्म हुआ था, उसका क्या किया उन्होंने? मैच्योरेशन, और क्या बनाया? मैच्योर स्पर्म। क्या बनाया? मैच्योर स्पर्म। यहाँ देखो एक बार अच्छे से देखो, तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरॉन था, उसने भी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाया, और यहाँ पे सर्टोलाइ सेल ने भी क्या बनाया? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। देखो यहाँ पे टेस्टोस्टेरॉन क्या कर रहा है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बना रहा है, और उससे क्या हो रहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन। स्पर्म का फॉर्मेशन तो हो रहा है, लेकिन उसका मैच्योरेशन करने के लिए यहाँ से क्या लग रहा है आपका? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, जो उस स्पर्म को क्या है? पूरा पूरा रंग दे रहा है, उसको हेड, टेल, पीस, ये वो सारा कुछ मैच्योर करने का काम ये कर रहा है। तो ये हो गया हमारा एंड्रोजन। क्या हो गया हमारा? एंड्रोजन, ठीक है। एंड्रोजन मतलब अपना टेस्टोस्टेरॉन का काम। किसका काम? टेस्टोस्टेरॉन। अब आगे बढ़ते हैं, देखो फिर से टेस्टिस क्या है हमारा? एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों पार्ट होता है। एक्सोक्राइन अभी हमने देखा बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या है ये? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या फिर वासा एफ्रेंशिया एक्सेट्रा। अब एंडोक्राइन पार्ट कौन सा है हमारा? इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल। इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल। अब देखिए, इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल आर स्टिमुलेटेड बाय ICSH। कौन स्टिमुलेट करता है इसको? ICSH, या फिर क्या बोलेंगे? LH। क्या बोलेंगे? LH। ICSH मतलब इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या है? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा, वो जो लेडिक सेल है या आपके इंटरस्टिशियल सेल है, उन्हीं को इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं, लेडिक सेल्स को। तो वो क्या कर रहे हैं? वो सीक्रेट कर रहे हैं एंड्रोजन, दैट इज मेल सेक्स हार्मोन। क्या होगा वो? टेस्टोस्टेरॉन। तो एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन, या उसी को क्या कहेंगे हम? टेस्टोस्टेरॉन। यहाँ तक क्लियर है सभी को? नेक्स्ट देखो, एंड्रोजन आपको 4 प्रकार के दिखते हैं। मेनली तो हम एक ही एंड्रोजन देखते हैं बेटा, दैट इज टेस्टोस्टेरॉन। इसके अलावा भी रहते हैं, जैसे
एंड्रोस्टेरॉन, क्या रहते हैं? एंड्रोस्टेरॉन। फिर रहते हैं ईपी एंड्रोस्टेरॉन, क्या रहते हैं? ईपी एंड्रोस्टेरॉन। फिर रहते हैं डिहाइड्रो ईपी एंड्रोस्टेरॉन, क्या रहते हैं? डिहाइड्रो ईपी एंड्रोस्टेरॉन। यहाँ तक क्लियर है? एंड्रोजन के 4 टाइप कौन कौन से बोलो सभी? टेस्टोस्टेरॉन, एंड्रोस्टेरॉन, ईपी एंड्रोस्टेरॉन, डिहाइड्रो ईपी एंड्रोस्टेरॉन। देखो ये बाकी वीडियो से अलग क्या है, क्योंकि ये लाइव क्लास में मैं सिखा रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। तो आप अगर घर में भी देख रहे हो और आपको सिर्फ वीडियो देख के हमको क्या हाँ इतना पता चल गया हमको, वो तो न्यूज़पेपर पढ़ के हमको न्यूज़ भी पता चलती है, लेकिन जिंदगी भर याद नहीं रहती है। बट आप अगर वीडियो देखते हो, अगर आप भी बोल रहे हो, मैं भी बोल रहा हूँ, रिपीट हो रहा है, तो आप भी रिपीट करोगे अगर वीडियो देखते हो, तो ये आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, ये मेन कॉन्सेप्ट ये है उसका। ठीक है, फिर भले किसी को लगता है इसमें तो आवाज आ रही है, इसमें तो वो नहीं है, ये नहीं है, तो शिकायतें करेंगे तो फिर वो मतलब जमाना कम पड़ जाएगा आपको। लेकिन हाँ, उसमें से फायदा क्या हो रहा है वो देखोगे तो वो बेटर रहता है। अब फंक्शन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मेल सेक्स ऑर्गन। इसका फंक्शन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मेल सेक्स ऑर्गन। देखो 2 प्रकार के ऑर्गन होते हैं, एक होता है प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन और एक होता है सेकेंडरी मेल सेक्स ऑर्गन। तो वही है, जैसे कि ये किसको डेवलप कर रहा है? एपिडिडाइमिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, पेनाइल ऑर्गन या सेमिनल वेसिकल। अब ये तो हो गया ऑर्गन की बात कि ये डेवलपमेंट कर रहा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की, लेकिन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी डेवलप करता है ये। जैसे कि हो गया फेशियल हेयर, ये देखो ये दाढ़ी, ठीक है, फिर ये मूंछ गिच या रफ आवाज, ठीक है, तो या ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर, अब इससे ज्यादा ब्रॉड नहीं हो सकता, ठीक है, या इलोंगेशन ऑफ मसल, मसल इलोंगेट हो रहा है मतलब यहाँ से खींच के वहां तक जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब कि जो पहले मतलब आपका ये बाइसेप था, ऐसा लड़की टाइप रहता था, वो थोड़ा सा आगे कुछ उसमें मांस वास आ गया, ठीक है। सो इलोंगेशन ऑफ मसल। नेक्स्ट है प्रमोट स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या प्रमोट करता है बेटा? ये स्पर्मेटोजेनेसिस। उसी में मैंने बताया आपको कि टेस्टोस्टेरोन कौन सा प्रोटीन बनाता है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। कौन सा बनाता है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये देखो ये लिडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल, उस पे ICH या LH लगा, टेस्टोस्टेरोन बना, उसने क्या बनाया? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या बनाया? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो क्या हुआ? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो क्या हुआ? स्पर्मेटोजेनेसिस। और उससे क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। लेकिन वही सर्टोलाइज सेल क्या रिलीज कर रहा है? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर एंड आल्सो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो क्या बना रहा है आपका? मैच्योर स्पर्म। इसके भेजे भी नहीं आएगा आपको, तो ये रहा हमारा स्पर्मेटिड। क्या है ये हमारा? स्पर्मेटिड। अब जो स्पर्मेटिड होता है वो कन्वर्ट होता है ऐसे, ऐसे मैच्योर स्पर्म में। तो ये हो गया मैच्योरेशन, ये ऐसा मैच्योर स्पर्म बन रहा है, नहीं तो पहले तो सिर्फ स्पर्मेटिड बन रहा है। तो आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस यू विल रिकॉर्ड दैट इट हैज ओनली फॉर्म द स्पर्मेटिड, नॉट मतलब यहाँ पे आपको मैच्योरेशन नहीं दिखता है। तो ये हो गया मैच्योरेशन, जिसमें आपको हेड दिख रहा है, नेक दिख रहा है, टेल पीस दिख रहा है, टेल दिख रहा है, टेल पीस नहीं सॉरी, टेल पीस तो वायरस में रहता है, टेल दिख रहा है। तो ये मैच्योरेशन होने के लिए आपको क्या लगता है? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, और वो कौन बनाता है? सर्टोलाइज सेल। तो ऐसे लिडिक सेल और सर्टोलाइज सेल दोनों मिलके क्या बना रहे हैं बेटा? मैच्योर स्पर्म। क्या बना रहे हैं? मैच्योर स्पर्म। लेकिन यहाँ पे इसीलिए क्या लिखा है? इट प्रोमोट्स द स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ तक समझ में आ गया? साथ ही साथ ये इरिथ्रोपोइसिस भी करता है। क्या करता है बच्चों? इरिथ्रोपोइसिस। अब आगे बढ़ते हैं, हाइपोसिक्रेशन की बात करते हैं एंड्रोजन की। लीड्स टू इन्यूकॉइटिज्म, ठीक है, या पर्सन इन्यूक हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है या स्टेराइल हो जाता है, ठीक है। अगर एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन ना हो तो वो बंदा नहीं रहता, वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है, करण जोहर टाइप। आप बात करते हैं ओवरीज की। बात किसकी करते हैं बच्चों? ओवरीज की। अब ओवरीज देखोगे ये 2 इन नंबर है। कितना नंबर है इसका? 2। ये भी हेट्रोक्राइन है। एंडोक्राइन वाला पोर्शन कौन सा हो जाएगा आपका? सेल्यूलर वाला बोला था मैंने, कौन सा हो गया वो? फॉलिक्यूलर सेल। कौन सा हो गया? फॉलिक्यूलर सेल। इसके अलावा भी है कॉर्पस ल्यूटियम एंड कॉर्पस अल्बिकम। कौन कौन सा है? कॉर्पस ल्यूटियम एंड कॉर्पस अल्बिकम। तो कौन से 3 आपके एंडोक्राइन सेल्स आ गए? फॉलिक्यूलर सेल, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस अल्बिकम। फिर से बोलो, फॉलिक्यूलर सेल्स, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस अल्बिकम।
फिर से एंडोक्राइन पोर्शन वाला बोलो। फॉलिकुलर सेल्स, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस अल्बिकस। यहाँ तक क्लियर है। अब एंडोक्राइन पार्ट सिक्रीट 3 हार्मोन, 3 हार्मोन है। पहला है ईस्ट्रोजन। पहला क्या है? ईस्ट्रोजन। देखो यहाँ पे फिर से मैं बताता हूँ आपको, हम देखते हैं एक ही पार्ट देख रहे हैं। जैसे हमने टेस्टोस्टेरॉन बोला, क्या बोला? टेस्टोस्टेरॉन, तो वो एक ही एंड्रोजन हो गया। ऐसे तो 3 और थे, देखे थे ना अभी हमने। ये देखो ना कि हमने यहाँ पे जब बात की थी एंड्रोजन की, तो 4 प्रकार के थे। एक था टेस्टोस्टेरॉन, एंड्रोस्टेरॉन, ईपी एंड्रोस्टेरॉन, डिहाइड्रो ईपी एंड्रोस्टेरॉन। मतलब याद रखने में वो बड़ा इजी जाता है, ठीक है। और वही हम बात करेंगे ओवरीज की, तो ऐसे ही रहेगा। तो इसमें बेसिकली आपको एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, या उसी को हम एस्ट्राडायोल भी कह सकते हैं। तो इन शब्दों का थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो उससे घबराना नहीं है कि गलत है कैसा, ये वो सही है। एस्ट्राडायोल ओएल लग रहा है ना आखिरी में। फिर बाद में देखो एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन ये स्टेरॉइड हार्मोन है। एस्ट्रोजन इज अ ग्रुप ऑफ हार्मोन, जैसे कि ग्रुप ऑफ हार्मोन में क्या आएगा? बीटा एस्ट्रोडायोल, क्या आएगा? बीटा एस्ट्राडायोल, या स्टेरॉन, क्या आएगा? स्टेरॉन। सो ये किसको सिक्रीट करते हैं? सिक्रीटेड बाय फॉलिकुलर सेल, सिक्रीटेड बाय फॉलिकुलर सेल। तो आपका अगर पूछा किसी ने, देखो 12th में फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, फिर आपको कंफ्यूजन मारेगा, इसलिए यहीं पे क्लियर देखो। मैं बार-बार बोलता हूं ना, 11th के चैप्टर टाइम लगने दो, बहुत स्ट्रांग करो ताकि 12th में गड़बड़ा ना, ठीक है। 12th इजी है बट 11th नहीं आया तो फिर हार्ड है, ठीक है। तो वैसे ये एस्ट्रोजन सिक्रेट किससे हो रहा है बेटा? फॉलिकुलर सेल से। किससे सिक्रेट हो रहा है? फॉलिकुलर सेल। और एस्ट्रोजन के 2 ही टाइप आते हैं, एक आता है बीटा एस्ट्रोडायोल और दूसरा आता है स्टेरॉन। एक क्या आता है? बीटा एस्ट्राडायोल और दूसरा स्टेरॉन। क्या आता है? स्टेरॉन। यहाँ तक क्लियर है। अब ये क्या करेगा? डेवलपमेंट, वहां पे भी देखा था हमने, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। वैसे यहाँ पे भी है क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल। और बाद में क्या आएगा? डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर इन फीमेल। क्या आएगा? डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर इन फीमेल। वहां पे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस देखा था, यहाँ पे क्या होगा? ओओजेनेसिस। क्या होगा? ओओजेनेसिस। oogenesis नहीं, oogenesis, ठीक है। बाद में ये क्या करता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या करता है? ये मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इसी की वजह से क्या होता है? ब्रेस्ट एनलार्जमेंट। क्या होता है? ब्रेस्ट एनलार्जमेंट। बाद में देखो एस्ट्रोजन अगर बढ़ता है तो ये डिक्रीज किसको करता है बेटा? FSH को, लेकिन इंक्रीज किसको करता है? LH को। ये बात याद रखना, ये वहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैं पूछूंगा। एस्ट्रोजन डिक्रीज किसको करता है? FSH। इंक्रीज किसको करता है? LH। एस्ट्रोजन डिक्रीज किसको करता है? FSH। इंक्रीज किसको करता है? LH। चलो, तो ये बात तो हो गई ओवरीज और टेस्टिस की। अब इनके हाइपोसिक्रीशन की वजह से या हाइपर सिक्रीशन की वजह से क्या होता है? देखो, एस्ट्रोजन का अगर हाइपोसिक्रीशन होता है लीड्स टू हाइपोगोनाडिज्म, ओवियन फंक्शन फेल हो जाता है, फीमेल क्या हो जाती है? स्टेराइल। देखो बाकी जितना भी नॉलेज है उससे मैं थोड़ा इसलिए ज्यादा दे रहा हूँ क्योंकि ये ऐसा डिस्कशन वाला पॉइंट है कि ये हुआ तो क्या हो सकता है। देयर इज अ मतलब ऐसा चांस है कि उड़ता उड़ता क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, थोड़ा सा चांस है, इसलिए मैं वो भी नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए वो बता देता हूँ। आएगा नहीं मैं ऐसा मतलब 98% तो आएगा ही नहीं, बट 2% या 1% चांस है, इसीलिए मैं वो बता रहा हूँ। हो भी सकता है ना ऐसा पूछ ले भाई, अगर एस्ट्रोजन कम हो जाए तो क्या होता है? फीमेल स्टेराइल हो जाएगी, ओवरिन फंक्शन क्या हो जाएगा? फेल। अब प्रोजेस्टेरॉन की बात करते हैं, तो प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रीटेड बाय बच्चों कॉर्पस ल्यूटियम। कौन सिक्रीट करता है? कॉर्पस ल्यूटियम। यहाँ पे क्या होता है? थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। किसकी थिकनिंग होती है? एंडोमेट्रियम। हेल्सिन इम्प्लांटेशन, हेल्सिन इम्प्लांटेशन। जो एंडोमेट्रियम थी याद है, उसके अंदर अगर हमारा एम्ब्रियो घुस जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। या फिर उसके बाद वो कनेक्शन बनाता है मदर और फीटस के बीच में, वो जो पाइपलाइन बनाएगा दैट इज प्लासेंटा। तो क्या हो गया? क्या करवाएगा प्रोजेस्टेरॉन? प्लासेंटा फॉर्मेशन। क्या करवाएगा? प्लासेंटा फॉर्मेशन। और प्रोजेस्टेरॉन जैसे देखो एस्ट्रोजन क्या कर रहा था? FSH को कम कर रहा था, LH को बढ़ा रहा था। वैसे ही प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? LH को कम करेगा। यहाँ तक क्लियर है? तो LH कम हो गया तो ओव्यूलेशन का चांस भी क्या हो जाएगा? कम। देखो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? प्रेगनेंसी मेंटेन करता है, तो अगर ओव्यूलेशन होगा तो प्रेगनेंसी का चांस नहीं रहेगा। तो प्रेगनेंसी रहती है इसलिए ओव्यूलेशन नहीं होता है। देखो जब प्रेगनेंसी है तब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है क्या? नहीं। मेंस्ट्रुअल साइकिल चलना मतलब ओव्यूलेशन होना, तो ये क्योंकि LH को कम रख रहा है, ओव्यूलेशन नहीं होने दे रहा है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है प्रेगनेंसी के समय।
सेम मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती है कब? लैक्टेशनल एमेनोरिया, जब 6 महीने तक मादा बच्चे को क्या है, दूध पिलाती है, ब्रेस्ट फीडिंग के समय। अब आता है प्रोलिफरेशन ऑफ मेमरी ग्लैंड या एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट। तो ये इसका ये भी एक काम है, जैसा ये एस्ट्रोजन भी कर रहा था कि ब्रेस्ट एनलार्जमेंट कर रहा था, प्रोजेस्टेरोन भी क्या करता है बच्चों, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट करता है, लेकिन मेमरी ग्लैंड को प्रोलिफरेट करता है, नंबर और बढ़ा देता है वहां पे। लास्ट है आपका रिलैक्सिन, क्या है? रिलैक्सिन। अब रिलैक्सिन क्या है, ये कौन रिलीज करता है? कॉर्पस अल्बिकस। कौन करता है? कॉर्पस अल्बिकस। दरअसल जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वही कन्वर्ट होता है किसमें? कॉर्पस अल्बिकस में। अब कॉर्पस अल्बिकस बना रहा है रिलैक्सिन। ये देखो मैंने बताया था, ये पीछे वाली ये नीचे की जो हड्डी है वहां से बच्चा बाहर आता है, तो हड्डी सख्त रहती है, बहुत ज्यादा हार्ड रहती है, लेकिन जब बच्चा पैदा करना है तो ये हड्डी सॉफ्ट होती है, इस वजह से नीचे झुकता है और फिर बच्चा बाहर आता है। तो उसके लिए क्योंकि प्यूबिक सिम्फाइसिस को सॉफ्टन करना है, इसीलिए वहां क्या लगता है? रिलैक्सिन। क्या लगता है? रिलैक्सिन। ऑब्वियसली बात है, ये जब पार्चुरेशन पीरियड आएगा तभी ये क्या है, बन जाएगा। फटाक से आप देखोगे तो हेल्प्स इन पार्चुरेशन, किसमें हेल्प करता है? ये पार्चुरेशन में। तो रिलैक्सिन का मेन काम है जब बच्चा एक्सपेल आउट हो रहा है, फुल्ली फॉर्म फीटस जब एक्सपेल आउट होता है तब उसको पार्चुरेशन कहते हैं, तब प्यूबिक सिम्फाइसिस सॉफ्ट हो जाती है और बच्चा आराम से बाहर आ जाता है। उसके लिए क्या कहते हैं? आराम से हो रहा है, रिलैक्स मोड में हो रहा है, इसलिए रिलैक्सिंग। और वो कौन बना रहा है? कॉर्पस अल्बिकस। ठीक है, नेक्स्ट है प्लासेंटा एंड इट्स रोल एज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये आपको है नहीं, ठीक है, तो बता के कोई मतलब नहीं है। अब नेक्स्ट है किडनी। किडनी बच्चों ये तो मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ, किडनी में आपको पता ही है किडनी क्या है हमारा, आरबीसी प्रोडक्शन करती है इरिथ्रोपोइटिन की वजह से। सो इट सीक्रेट द इरिथ्रोपोइटिन जो बोन मैरो पे जाता है, और बोन मैरो क्या बनाता है बेटा? आरबीसी। इसी को क्या कहते हैं? आरबीसी फॉर्मेशन को क्या कहते हैं हम? इरिथ्रोपोइसिस। अब इरिथ्रोपोइटिन सिक्रीशन इज मोर व्हेन वी गो टू हाई एल्टीट्यूड और इफ यू ब्लीडिंग। तो अगर हमारा ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लड फ्लो मतलब कम हो रहा है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, तो उसको बढ़ाने के लिए या ब्लीडिंग अगर हो रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए हमारा किडनी क्या रिलीज करता है? इरिथ्रोपोइटिन, और आरबीसी ज्यादा बन जाता है। या फिर हम अगर बहुत ऊंचे वाले प्रदेश में गए जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड पे, जैसे मालटेकड़ी है यहाँ की, ठीक है, या कहीं पहाड़ी पे गए, ऊटी पे गए, या जम्मू कश्मीर गए, या नाथंगला में गए, या नेपाल के साइड में गए, तो वहां पे हमको एकदम डिजीनेस लगता है। क्यों लगता है? हमारे बॉडी में ऑक्सीजन खींचने की कैपेसिटी वहां के पहाड़ी इलाकों की जैसे लोगों की जैसे रहती है क्या? नहीं। तो फिर हमको हमारे शरीर को लगता है हाँ हाइपोक्सिक कंडीशन होती है, एनीमिया हो रहा है, चलो इसको चक्कर आना चालू होता है। तो थोड़े समय के बाद आप देखोगे वही रहते हो, थोड़ा सा ग्राउंड पे रहते हो, तो हमारी बॉडी क्या है? ज्यादा आरबीसी बनाती है। अब ज्यादा आरबीसी रहेगा तो ज्यादा ऑक्सीजन खींचेगा ना, तो वही है, अगर ऊंचाई पे जा रहे हो, हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली इरिथ्रोपोइटिन रिलीज होता है, ऑटोमेटिकली आरबीसी फॉर्मेशन इरिथ्रोपोइसिस चालू हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट है हार्ट। हार्ट ये सिक्रेट क्या करता है? हमने देखा था स्टार्टिंग में, हार्ट सिक्रेट करता है एंट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ये कहाँ रहते हैं? कार्डियोसाइट्स ऑफ एट्रिया या ऑरिकल। तो जो आर्टरी के वॉल रहते हैं उनके सेल्स है कार्डियोसाइट्स, वो सिक्रेट करते हैं एएनएफ। क्या सिक्रेट करते हैं? एएनएफ। अब एएनएफ कब सिक्रेट होता है बच्चों? जब हमारा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया, तो हमारी आर्टरी वॉल को पता चलता है अरे ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो रहा है, हार्ट अटैक आ सकता है, तो हमारा हार्ट क्या रिलीज करेगा? एएनएफ। क्या रिलीज करेगा? एएनएफ। दरअसल रिलीज नहीं, वो सिक्रेट करता है। तो जब एएनएफ सिक्रेट हुआ तो ब्लड प्रेशर जो है कब हुआ? जब ब्लड प्रेशर क्या था? लो था कि हाई था? हाई। तो जब भी ब्लड प्रेशर हाई होगा तब क्या सिक्रेट होगा बेटा? एएनएफ। और एएनएफ क्या करेगा? व्हेन ब्लड प्रेशर इज हाई, एएनएफ इज रिलीज, इट हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ आयन फ्रॉम ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल से वो सारे आयंस क्या है? बाहर चले जाएंगे। याद करो मैंने बोला था ना, अगर टेबल पे नमक पड़ा है और पानी पड़ा है, तो पानी नमक के पास जाएगा कि नमक पानी के पास? पानी नमक के पास। तो अगर हमारे ब्लड वेसल में से सारा नमक मतलब आयंस बाहर चले गए, तो उसको कौन फॉलो करेगा? आयंस को? वाटर। और हमारे ब्लड का पूरा वाटर कहाँ चला जाएगा? बाहर। और हमारे ब्लड का अगर वाटर बाहर चला गया तो ब्लड प्रेशर जो हाई था वो क्या हो जाएगा? लो। वैसे ही है, हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ आयंस फ्रॉम ब्लड वेसल्स। वाटर आल्सो मूव्स आउट। तो वाटर अगर बाहर चला जाएगा तो वो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक हो जाएगा, दैट ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीज। और ब्लड प्रेशर डिक्रीज ही तो करना था, ठीक है। तो यहाँ तक जो रिमेनिंग पोर्शन था, यहाँ तक वो हमने कंप्लीट कर लिया। इसके पहले का रिवीजन और बाकी का हम बाद में देखते हैं। स्टॉप कर दो प्लीज।